मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बैंक की है। अभी तक हम लोगों ने कितना 20 सेट कर लिया है। आज जो करने वाले हैं वो है हम लोग का 21 नंबर, जो 9/4/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो वो हम लोग लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 21, ये 9/4/2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है। पार्ट 1 जनरल हिंदी का है, तो आइए जनरल हिंदी में देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। देखिए, पार्ट 1 में जनरल हिंदी में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। पार्ट 1 जनरल हिंदी, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि बताना है आपको कौन सा है। देखिए, सत्याग्रह का यदि संधि विच्छेद करेगा तो वो क्या होगा, तो वो आप बता देंगे सत्य। क्या होगा, सत्य जोर हो जाएगा आग्रह, सत्याग्रह, है ना। ये तो हमारा संधि विच्छेद हो गया, बट इसमें कौन सा संधि है ये आपको बताना है। कौन सा संधि, दीर्घ संधि। कौन है, दीर्घ संधि। आंसर ये बताएंगे, है ना, जिसका अर्थ है सत्य का आग्रह करना, है ना। आगे देखिएगा, धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन में बताएंगे कौन सा समास है, तो धनहीन में द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय, तत्पुरुष। कौन सा समास है बोलिए, तो आंसर बता देंगे इसमें तत्पुरुष समास है। आंसर सी करके बताइएगा। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। देखिएगा, जलज शब्द में हमें समास बताना है, कौन सा हो जाएगा। जलज में समास बताइए कौन है, तो जलज में अव्ययी भाव है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास। कौन सा है, तो आंसर बता देंगे इसमें जो है आपका बहुब्रीहि समास है। आंसर डी करके बताएंगे, बहुब्रीहि समास। इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में किसी तीसरे शब्द की उत्पत्ति होती है ना। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं और इससे प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि क्या बनेगा। देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर इसका चरण पकड़ता है, पश्चिम की कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सुपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। जड़ी बूटी जो है ना, इसमें कौन सा समास है ये बताना है। बताइए, जड़ी बूटी में कौन सा समास है, तो जड़ी बूटी में आप समास बताइएगा दोस्तों। इसमें है, ये देख रहे हैं ना, एक हाइपन से ये जुड़ा हुआ है, ये द्वंद्व समास है। कौन सा है इसमें, जड़ी और बूटी भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए, आगे कह रहा है कि आप कल कहाँ थे। आप कल कहाँ थे किस वाक्य का उदाहरण है। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। इच्छा में क्या जाहिर करते हैं हम लोग, है ना, मतलब अपने बात को रखते हैं। संकेत बताते हैं, है ना। प्रश्न में पूछा जाता है, तो देख रहे आप कल कहाँ थे, ये पूछा जा रहा है प्रश्न आपसे, तो सीधे से आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। ओकेजन के लिए सही परिभाषिक बताना है। ओकेजेशन मतलब क्या होता है, ओकेजेशन मतलब होता है अभियोग। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे, अभियोग, है ना। आगे देखेंगे, आज जन्म में समास बताना है। आज जन्म में कौन सा समास है, तो आज जन्म में समास आप देखेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सी है, अव्ययी भाव समास है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, है ना। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, देखते हैं हम लोग कौन सा है। चिंगारी, चिंगारी तो स्त्रीलिंग है। ज्वाला भी स्त्रीलिंग है। छुआछूत भी स्त्रीलिंग है, लेकिन दीपक, दीपक स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। मैदान छोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मैदान छोड़ना मुहावरे का अर्थ, तो आंसर बता देंगे। मैदान छोड़ना होगा रण क्षेत्र में युद्ध करना, रण क्षेत्र में रुकना, रण क्षेत्र में घायल होना, रण क्षेत्र से भागना। सीधे से ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, रण क्षेत्र से भागना। है कि इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, घंटी घंटी बजाते ही सब मजदूर अपने घर जाएंगे, ये तो सही है। आगे कह रहा है कि सड़क पर कंकन कूड़ेदान में डाल दो, ये बिल्कुल गलत है और बताएंगे क्या गलत है। देखिए, दूसरा है पानी की समस्या पानी की समस्या तो बढ़ती जा रही है, ये भी ठीक है। गंगा का पानी गंदा हो गया, ये भी ठीक है। देखिए, ये जो गलत हुआ है वाकई में होना क्या चाहिए था, तो सड़क के कंकड़, है ना, यहाँ पे के होना चाहिए, सड़क पे नहीं, सड़क के। कंकर होना चाहिए था यहाँ पे, कंकन नहीं, कंकर कूड़ेदान में
डाल दो, ये होना चाहिए था, है ना। तो आंसर से इसी कारण हम लोग का बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे कह रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ती है। ये जो शब्द है बहुत तेज, आपको बताना है कौन सा पदबंध है, बताइएगा। बहुत तेज, इतना तो कंफर्म है कि सर्वनाम होगा नहीं। अब बता दीजिए, तीन ऑप्शन है आपके सामने, कौन होंगे। विशेषण भी होगा नहीं, तो बताइए क्या होगा। और क्रिया तो है ही नहीं, तो ये है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी बताएंगे। बच्चा रोता है, भाववाच्य में आपको बदलना है। क्या हो जाएगा? बच्चा रोता है। बच्चा रोता है ये तो कृतवाच्य में है, इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा? इसका भाववाच्य बता देंगे। बच्चा रोता है, बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। बच्चा से रोया जाता है, ये बिल्कुल आप सही है यहाँ पे आपका, है ना। बच्चा से सोया जाता है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा भाववाच्य। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमें शुद्ध ढूंढना है, कौन सा शुद्ध है देखिएगा। कह रहा है इसमें क्या, 5 बैल को लाओ, 5 बैल को लाओ, बिल्कुल गलत। कह रहा है उसका प्राण उड़ गया, देवी पर अक्षत छीटा गया, आपके दर्शन हुए, ये बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। आपके दर्शन हुए, तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, है ना। आगे देखेंगे कि आए योग शिखावन पारे, आए योग शिखावन पारे, परमार्थी पुराणानी लादे, ज्यो बंजारे टारे। पंक्ति में शब्द शक्ति बताना है, कौन सा है? अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है इसमें? तो आंसर बता देंगे, इसमें व्यंजना है। ऑप्शन बी करके बताएंगे। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आगे देखेंगे, अब तो सूरज, अब तो सूर्य भी सिर पर आ गया। उक्त वाक्य में शब्द शक्ति बताना है, क्या होगा? लक्षणा, 2 विकल्प सही, व्यंजना इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बता देंगे, इसमें व्यंजना है। आंसर बी बताइएगा। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात क्या है यहाँ पे? पीपर पात क्या है? उपमा है, उपमेय है, उपमान है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे उपमान है। आंसर सी करेक्ट बताइएगा, उपमान है। देखिए आगे कह रहा है क्या, क्षमा शोभती उस भुजंग की जिसके पास गरल हो, में कौन सी अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है? तो आंसर बताएंगे अनियोक्ति अलंकार। आंसर से एक करके बताएंगे अनियोक्ति। निम्न में से रूपक का उदाहरण कौन है? रूपक अलंकार का उदाहरण कौन है? तो आइए देख लेते हैं। आए महंत वसंत, आए महंत वसंत, इसमें तो नहीं है आपका। आगे देखेंगे, मन का फेर, इसमें भी नहीं है। आगे है क्या, चरण कमल बंदो हरिराई और उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या है हम लोग का? तो आए महंत वसंत, इसमें भी रूपक है। मन का फेर, इसमें भी है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें भी है। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बना? ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। कह रहा है भजन चरण कावल अविनाशी, में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें रूपक अलंकार है। आंसर से बताएंगे। पियासो कहेऊ संदेशाड़ा, हे भैरव, हे भौरा, हे काग, सोधनी विहर जारी मुई, तिहिक धुआं हम लगा लाग, इसमें कौन सी अलंकार है? तो इसमें अलंकार बताएंगे, जहां भी हमें मिले, जनहूं, जनो, मनहूं, मनो, ये जहां ऐसे वर्ड्स मिले हम लोग को परीक्षा अलंकार पे जाना होता है। ऑप्शन डी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, तंत्री नाद कवितत्व रस, सरस राग रतिरंग, अन बूरे बूरे तिरे, ते बूरे सब अंग, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार आप बताएंगे, विरोधाभास, विभावना, रूपक या श्लेष, कौन सी अलंकार है? तो आंसर बताएंगे, इसमें है विरोधाभास अलंकार। आंसर से एक करेक्ट बताएंगे। उ, ए, ऐ, कौन सा वर्ण है? कौन सा वर्ण है बताइए? तो ये सभी वर्ण दीर्घ हैं। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, दीर्घ है। आगे देखिए, कह रहा है क्या, इंद्रव्रजा के 11वें वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? तो आंसर बताएंगे वर्णिक छंद है। कौन सा है? वर्णिक छंद। आंसर से बताएंगे
आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन से हैं? रीति के कौन से भेद हैं? तो आंसर बताएंगे वैदर्भी। आंसर सी करेक्ट होंगे, वैदर्भी। सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए कौन से ग्रंथ में मिलता है? नाट्यशास्त्र, कादंबरी, काव्य प्रकाश या श्रृंगार शतक? तो आंसर बताएंगे नाट्यशास्त्र में। आंसर से ए करेक्ट बताएंगे, नाट्यशास्त्र में। पार्ट 2 मैथमेटिक्स का है। क्वेश्चंस कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो क्या है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। 2 और 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये जो नंबर है हमारे पास किस प्रकार की संख्या है ये बताना है आपको। नंबर सम है, नंबर विषम है, विषम नहीं ऑप्शन में, सम है, परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय। कैसा है? तो देखिए ये कैसा है अभी पता चल जाएगा आप लोग को। 1 to 1, 1 to 1, फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक बढ़ रहा है, फिर 1 to 1, फिर यहाँ से 2 बढ़ जाए, फिर 1 to 1, ऐसे 1 1 2 आ रहा है ना। तो ये एक देख रहे हैं, ये तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग ना कि ये एक सम संख्या नहीं है, ना ही एक पूर्णांक है और ना ही ये परिमेय है, ये है जो एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। आंसर यहाँ पे डी करेक्ट बताएंगे क्योंकि ये शांत भी नहीं है, आगे और बढ़ते ही चला जा रहा है आवर्ती, है ना। देखिए कोई भी विषम पूर्णांक होगा जहाँ पे q एक पूर्णांक होगा, कोई एक विषम पूर्णांक होगा जहाँ पे q एक पूर्णांक होगा, तो क्या रखेंगे जो विषम पूर्णांक कैसे आएंगे? तो देखिए हम कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं, वहां पे जैसे कि सपोज करिए 6q है ना, प्लस में 1, जैसे 6q प्लस हम 3, 6q प्लस में 5, है ना, ये सभी होंगे जहाँ पे q एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बताएंगे, वो बताएंगे 6q प्लस 5, ऑप्शन ये बताइएगा। कोई भी विषम पूर्णांक होगा तो सपोज करिए यहाँ पे 1 डालते हैं, 1 और 6 में गुना करेंगे, 6 और 6 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे? तो आप बताएंगे 11, 11 जो एक विषम संख्या है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्या कि यदि समीकरण युग्म kx माइनस वाई इक्वल 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल 3 के केवल एक हल हो तो k का मान क्या होगा, ये हमें बता देना है। k का मान क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग k का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। क्या है हमारे पास? यहाँ पे है kx माइनस वाई इक्वल में है 2 हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। इससे हम लोग लिखेंगे क्या कि kx माइनस में y और माइनस में 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इधर है तो इधर बुला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि a1 की वैल्यू क्या है हमारा? a1 की वैल्यू k है, a और b1 की वैल्यू क्या है? तो b1 का वैल्यू आप बताएंगे माइनस में 1 है, c1 की वैल्यू क्या है? तो आप बता देंगे माइनस में 2 है। सेम वैसे ही दूसरा इक्वेशन जो है हम लोग के पास, तो दूसरा वाला इक्वेशन यही है ना, लिखेंगे तो इसको भी 3 को हम लोग इधर बुला लेते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए दूसरे इक्वेशन लिखते हैं 6x माइनस 2y और ये हो जाएगा माइनस में 3 इक्वल 0 लिख लेंगे। अब देखेंगे a2 लिखिए, a2 कितना 6 हो जाएगा, b2 कितने हो जाएंगे माइनस में 2 और c2 कितने हो जाएंगे? तो c2 आप बताएंगे माइनस में 3 हो जाएंगे, है ना। अब a2 और a1 ये निकल चुके हैं तो हमें बस बता देने हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग a1 अपॉन a2, है ना, इक्वल में हो जाएगा b1 अपॉन b2। चलिए पहले इतना ही रख के देख लेते हैं कैसा आ रहा है हम लोग के पास, उसके बाद पता चलेगा कि ये समीकरण केवल एक हल होगा, अनेक हल होगा या अनंत होगा। तो देखिएगा a1 की वैल्यू क्या है? k है, रखेंगे हम लोग के। a2 का वैल्यू कितना है? 6 अपॉन में 6 रखेंगे, यहाँ पे इक्वल न रख के ऐसे ही रखने देते हैं हम लोग। आगे देखेंगे b1 की वैल्यू माइनस में 1 है, b2 का वैल्यू क्या है? माइनस में 2 है, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, ये 2 से काट सकते हैं 3 टाइम में, यानी आप देख रहे हैं क्या कि ये k अपॉन 3 आए, ये 1 अपॉन 1 ही रहेगा। मतलब हम कह सकते हैं क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब हम सीधे बोल सकते हैं ये डजंट इक्वल है, k का वैल्यू डजंट इक्वल 3 हुआ, 3 होगा ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे ये जो समीकरण है ना इसका केवल और केवल एक ही हल होगा। तो आंसर्स क्या बनाएंगे? ऑप्शन नंबर डजंट इक्वल 3, ऑप्शन डी करेक्ट बता दीजिएगा। अब देखिए
समीकरण युग्म 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल 0, px माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0 का अद्वितीय हल होगा तो p का मान हमें बता देना होगा कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या हो जाएगा। फिर से वही कंडीशन से यहाँ पे भी करना अद्वितीय हल के लिए, आइए देख लेते हैं। सेम यहाँ पे a1 a2 दिया हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। a1 में क्या है 6 है आपके पास दिख रहा है, और b1 क्या है 2 है, और यहाँ पे a2 क्या है p है, और b2 क्या है तो माइनस में 1, और c2 क्या है तो माइनस में 2 है। चलिए हम लोग सीधे रख लेते हैं a1 अपॉन a2, और यहाँ पे हम लोग डालते हैं b1 अपॉन डालते हैं b2। पहले इतना ही को रख के देखते हैं। a1 में क्या है हम लोग के पास 6 अपॉन a2 क्या है तो p इक्वल डालेंगे हम लोग, है ना। अभी अपने से इक्वल डाल रहे हैं, क्या पता इक्वल आए या अनइक्वल आए। अद्वितीय हल के लिए पता है क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए भी वही होता है, सेम से वही, मतलब कि एक ही हल होना चाहिए। वैसे अद्वितीय हल का मतलब कि दूसरा हल ना हो, सेम वैसे ही जो पहला हम लोग ऊपर वाला बनाए हैं सेम वैसे ही। अब देखें b1 क्या है तो b1 में है आपके पास माइनस में 2, और b2 क्या है तो b2 में माइनस में 1 है। माइनस माइनस कैंसिल होंगे तो आप काटेंगे 2 से 3 टाइम में, यानी फिर से ये p का जो वैल्यू आया ना डजंट इक्वल 3 ही आया। जो पहला आंसर था सेम वैसे ही सेकेंड भी आया। तो ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या कि दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे, यदि इस युग्म का हल कैसा होगा। कोई हल ना हो तो, एक हल हो, अनेक हल हो, दो हल हो। आंसर क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे एक हल हो। आंसर सी करेक्ट होगा। कह रहा है कि किसी वर्ग कक्षा में 20 विद्यार्थी हो तथा उसमें से प्रत्येक 10 विद्यार्थियों की लंबाई 150 सेंटीमीटर, 6 विद्यार्थियों की 142 सेंटीमीटर तथा 4 अंतिम की लंबाई 132 सेंटीमीटर हो, तो उस वर्ग के कुल विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या हो जाएंगे, चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं क्या होंगे। कुल विद्यार्थियों की माध्य हमें निकालना है, तो टोटल लिखेंगे 10 गुने 150, है ना। 50 में प्लस में लिखेंगे 6 गुने 142, और प्लस में हो जाएगा 4 गुने 132, और बट्टे में कितने हो जाएंगे टोटल जितने नंबर्स हैं अपॉन 20। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2880 अपॉन में 20। इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 144 आया। देखेंगे 144 सेंटीमीटर है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 के पावर x प्लस में है y इक्वल में लिखेंगे 243 है। तो यहाँ पे बताना है 243 के पावर में है x माइनस वाई इक्वल 3 के कितने हल संभव हो सकते हैं। कितने हल संभव हो सकते हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग कितने इसके पॉसिबल हल हो सकते हैं। पहले हम लोग के पास दिया है 3 के पावर x और प्लस वाई इक्वल में लिखा हुआ है 243, इतना ही लिखा हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे इसे 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल में लिखेंगे 243 को हम लोग क्या 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और 3 और 3 कैंसिल हो गया, मतलब x प्लस वाई जो आ गया हम लोग के पास कितना आ गया 5 आ गया। ये हम इक्वेशन एक ले सकते हैं, है ना। इक्वेशन एक ले लें तो मतलब वही a1 a2 b1 b2 वैसे निकालने के लिए हम लोग कह लिए। सेकेंड में देखेंगे 243 के पावर में है x प्लस वाई इक्वल में कितने हैं 3 है। यहाँ पे भी सेम करेंगे 3 के पावर 5, है ना। 3 के पावर 5 हो जाएंगे, और ये इंटू किससे हो जाएगा x, और प्लस में y से होगा। x प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस में है, माइनस में है दोस्तों, है ना। यहाँ पे माइनस में है, x माइनस है, x माइनस वाई है इक्वल में 3 लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जो है हम लोग के पास 3 की पावर 1 डाल सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हम लोग सीधे इसमें गुणा कर देंगे तो ये 5x माइनस में हो जाएगा 5y इक्वल में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब एक ही बचा सिर्फ। अब देखिए 5 यदि इधर से निकाल लेंगे तो डिवाइड में जाके वो क्या हो जाएगा बाई में 5 हो जाएगा, तो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये निकल गया मेरा दूसरा, पहला ये था दूसरा ये था। अब यहाँ पे निकालेंगे ये क्या हमारा अनंत हल होगा कि एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, देखिए ये दोनों इक्वेशंस को रखते हुए हम लोग को बनाने होंगे। तो लिखेंगे a1 क्या है x क्या है कुछ नहीं मतलब एक है, a2 कितने हैं तो 5 है, अभी इक्वल रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब b1 कितने हैं तो b1 आप देख रहे हैं कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे b2 क्या है तो अपॉन में 5, देख रहे हैं ये दोनों इक्वल आया अभी तो ये दोनों इक्वल आए। जब दोनों इक्वल होना तब क्या होता है कि समीकरण के एक हल संभव होते हैं, जब दोनों इक्वल हो तो आंसर क्या बन जाएंगे हमारा
ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट बताएंगे, एक हल संभव हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखिए समीकरण युग्म है 9x माइनस 10y इक्वल 21 है, 3x ओपन 2 माइनस में है 5y ओपन 3 इक्वल में है 7 ओपन 2 के कितने हल होंगे ये बताने हैं। कितने हल हो जाएंगे? चलिए हम लोग पहले इक्वेशंस को बना लेते हैं। पहला तो इक्वेशंस दिया हुआ है 9x माइनस 10y, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 9x माइनस में 10y इक्वल में कितने हैं 21, इतना तो है। अब इसे लिखेंगे 9x माइनस में 10y माइनस में 21 इक्वल 0 हो जाएंगे हमारे। अब देखिए यहाँ पे a1 वैल्यू है, b1 है, ये c1 है। अब देखिएगा दूसरा में हम लोग के पास भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी रख लेंगे। तब इसे भी हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कर लेते हैं। ये तो हम लोग का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगले के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, 3x अपॉन में 2 है और माइनस में है 5y अपॉन में 3 इक्वल में है 7 अपॉन 2, है ना। अब देखिएगा इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो कितने हो जाएंगे और क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग के पास, ये 6 हो जाएगा, ये 3 से 3 3 जा 9x हो जाएगा, माइनस में लिखेंगे हम लोग ये 2 टाइम्स में यानी 10y हो जाएगा, अपॉन में 7 अपॉन 2 लिखेंगे हम लोग, है ना। 2 से काट सकते हैं, 3 टाइम 7 3 जा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस में लिखेंगे 10y इक्वल में लिखेंगे हम लोग, या फिर इधर बुला लेते हैं 21 इक्वल 0। अब देखें ये जो सेकेंड इक्वेशन आ गया हम लोग के पास 9x माइनस 10y माइनस 21। अब देख रहे हैं जो पहला इक्वेशन था सेम वैसा ही सेकेंड इक्वेशन आया, मतलब फुल्ली इक्वल है। बस क्या चीज़ का माइनस में भी तो वही इक्वालिटी है, मतलब तीनों के तीनों इक्वल आ गए। कौन कौन? तो आप बताएंगे a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 इक्वल में c1 अपॉन c2। ये तीनों जब इक्वल आते हैं इसका मतलब समझते क्या होता है, ये जब तीनों इक्वल हो जाएंगे ना तब हम कहेंगे कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, है ना। मतलब बहुत सारे हो जाएंगे, अनंत इनफाइनाइट होंगे। बताइए कौन से ऑप्शन हो जाएंगे आपके करेक्ट? तो अनंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक मेज जो कि 450 रुपया नगद अथवा 210 रुपये तुरंत भुगतान तथा उसके बाद जो है 125 रुपये की 2 मासिक किस्त में उपलब्ध है। किस्त योजना के लिए ब्याज की हमें दर बताना है, हमें दर मतलब रेट बताना है कितना होगा। तो चलिए इसके लिए फॉर्मूला को फॉलो करेंगे तो भी बना सकते हैं, है ना। शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ करेंगे तो भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग बेसिक फार्मूला जानेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक को बनाएंगे। पहले देखिएगा जब किस्त वाले होते हैं तो किस्त वाले हर एक शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों, इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके लिए फार्मूला पहले बात है कि आपको रटने होंगे। क्या है फार्मूला? तो p इंटू 1 प्लस लिखेंगे नंबर ऑफ किस्त, ये n का मतलब है नंबर ऑफ किस्त, कितने नंबर है, और ये इंटू रेट अपॉन में है 100, है ना। ये पावर में हो गया। और अपॉन में लिखने हैं आपको क्या कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब जो आपका किस्त है, और प्लस लिखेंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट और इंटू हो जाएंगे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट माइनस 1 अपॉन इंटू लिखेंगे रेट, अपॉन में कितने हो जाएंगे, अपॉन में हो जाएंगे 2 इंटू 100। ये है हमारे इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला। इस फार्मूले को रखेंगे हम लोग, बस ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। जबकि बोल रहा है कि कितना से ये कितना का तुरंत भुगतान करता है, तो 450 से 210 का तुरंत भुगतान करता है, ठीक है। अब देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो जो भी है हम लोग रखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा है कितना है, ये प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो ये जो 450 है इसी में से हम लोग को घटाना है कितना, 210 को घटाने, तो घटा लेंगे कितने हो जाएंगे 0, और ये घटाएगा तो आपके 4 और यहाँ पे 2, मतलब कितने आ जाएंगे 240। तो वही 240 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देखिए तो यहाँ पे रखेंगे 240 इंटू हो जाएगा 1 प्लस नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 है, रेट तो हमें निकालनी है तो आर रहने देते हैं, अपॉन में 100, अपॉन में क्या हो जाएंगे, अपॉन में लिखेंगे हम लोग कि 2 प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 2 ही है ना, प्लस में हो जाएगा 2 में से 2 में से यदि एक घटाएगा तो एक हो जाएगा, तो यहाँ पे गुणा करने का कोई संबंध ही नहीं, मतलब गुना करिए तो एक ही तो आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक लिखते हैं और गुणने में आर तो रहेगा ही, अपॉन में 2 इंटू 100 इतना है। और देखिए ये इंस्टॉलमेंट जो है ना पहले से दे रखा है कितना, 125 रुपये, 125 रुपये यहाँ पे लिखेंगे 125 रुपये। अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम लोग, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और भी कुछ कटेगा तो काटेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे 2 से काट सकते हैं 100 को, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि ऊपर करने में हमें आसानी होगी कैलकुलेशन। अब देखिए इतना हम इरेज करते हैं, इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे की तरफ हम लोग नोट करेंगे तो क्या लिखेंगे 125
जो है उधर था, ये इधर आ गया डिवीजन में, तो लिखेंगे 2400 प्लस में हो जाएगा r अपॉन में लिखेंगे 1200। ये तो हो जाएंगे। इक्वल में कितने लिखेंगे, तो इक्वल में लिखेंगे 240 जो है ये कितने हो जाएंगे 1200 प्लस में लिखेंगे हम लोग 2r और अपॉन में कितने हो जाएंगे हम लोग के इधर भी 1200। ये 1200 कैंसिल हो जाएंगे हम लोग के, बच कितने जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और इसे भी काट सकते हैं इससे, तो काटिएगा तो आपके पास बचेंगे 225 और यहाँ पे बचेंगे 2400 प्लस में रेट और यहाँ पे बच जाएंगे 48, ये टोटल हो जाएंगे 1200 और प्लस 2r। अब देखिए 28 और 25 और 48 तो कटेंगे नहीं, तो इसको हम लोग करते हैं क्या, मल्टीपल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, 60,000 प्लस में हो जाएगा 25r हो जाएगा, इक्वल में 48 और 12 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 57,600 प्लस में लिखेंगे तो 48 में मल्टीपल करेंगे तो 96r हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है 96 और ये है 25, तो 96 में से 25 घटा लेंगे तो कितने हो जाएंगे 71r हो जाएगा। इक्वल में ये 60,000 में से हम लोग 57 घटा लेंगे 57,600 तो कितने बच जाएंगे 2400 बच जाएगा। अब देखिए r इक्वल कितने लिखेंगे 2400 अपॉन में 71 लिखेंगे ना, 71 से हम लोग डिवीजन करेंगे तो डेसिमल में आपके आएंगे, डेसिमल में कितने रह जाएंगे 33.8 आएगा, है ना 33.8। तो हमें रेट ही तो फाइंड करनी थी, 33.8 है क्या ऑप्शंस में, तो यस ऑप्शंस नंबर आपके हैं राइट आंसर ए करेक्ट। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें कि एक दुकानदार द्वारा एक स्कूटर 11,000 के तुरंत भुगतान के बाद 6260 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में बेचा गया है। यदि ब्याज 25% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित होती है तो स्कूटर का नगद मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। क्या हो जाएगा, जस्ट अभी जो हम लोग बनाए हैं ना सेम उसी तरह है, थोड़ा सा बस अलग है। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने का जो हमारा तरीका है, यहाँ पे देखिए इसके लिए फार्मूला जो होंगे, हमारा नगद भुगतान कितना है तो 11,000 कितना है 11,000 है, और रेट कितना है तो रेट हमारे पास 25% है, रेट 25 है, टाइम कितना है हम लोग के पास 2 है। तो हम मान लेते हैं भुगतान किए जाने वाली जो शेष राशि है वो कितना है, तो हम लोग P मान लेते हैं, कितना मान लिए P मान लिए। तब इसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि P इक्वल क्या लिखेंगे, P इक्वल लिखेंगे जो 6260 रुपया है उसको 2 सालों के लिए, तो 1 प्लस रेट हमारा 25 अपॉन में 100 लिखेंगे, पहला है 2 साल का, और प्लस 6260 अपॉन में लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पे 2 नहीं होगा, प्लस यहाँ पे 25 अपॉन में 100 इसके पावर में 2 रहेगा, है ना। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि दो समान किस्त है तो दोनों हमने समान किस्त लिया, पहला किस्त और ये सेकंड किस्त 2 सालों के लिए है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 6260 अपॉन में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 25 था यहाँ पे 1 प्लस 25 अपॉन 100 था ना ये, तो इसे काटेंगे 25 से 4 टाइम में 4 और 1 5 हो जाएंगे ना, तो सीधे हम लोग वही लिखते हैं 5/4 लिख देंगे। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे 6260 अपॉन में क्या है 1 प्लस 25 अपॉन में 100 था, इसे भी काटेंगे हम लोग तो 4 4 1 5, लेकिन ये स्क्वायर था तो ये कितने हो जाएंगे 5 25 हो जाएगा बट्टे 16, यहाँ पे लिखेंगे 6260 अपॉन में हो जाएगा ये 5/4 और ये हो जाएंगे 6260 अपॉन में लिखेंगे 25 अपॉन 16 लिखेंगे इतना। अब देखिए आगे हम लोग प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा 4 से 4 को काट सकते हैं, 5 से 5 को काट सकते हैं, हम लोग काट सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए बचेगा जो हम लोग के पास वो लिखते हैं, जो हम लोग के पास बचा वो हुआ, या फिर आप सीधे ऊपर लेके जा सकते हैं, वहां से भी आप काट सकते हैं, जैसे कि 6260 अपॉन में ऊपर में 4 ले जा सकते हैं, नीचे में 5 रह जाता और प्लस में 6260 और इंटू हो जाता आपका 16 अपॉन में 25। यहाँ से भी आप इसे एलसीएम ले लेंगे तो 25 एलसीएम हो जाएगा, है ना, या फिर यहाँ से ही इसको डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे दोनों को डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 5008 रुपीज़, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4006.8 6.4 आएगा। अब इस दोनों को इंक्लूड कर लेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे, हमारे जो शेष राशि थी 9014.4 आ जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारे शेष राशि आ गई।
तो हम अब जो स्कूटर की नगद मूल्य थी वो कितनी हो जाएगी, प्लस करेंगे कितने 11,000 जो इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो 11,000 इंक्लूड जो करिएगा तो कितना हो जाएगा 11 और 9 सीधे से लग रहा है 20,000 के अप्रोक्स में। देखिए है क्या 20,000 आपके ऑप्शंस में, यस ऑप्शन नंबर पहला ही आपका 20,000, तो राइट आंसर ये करके बता देंगे। निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, मूल बिंदु के नियामक कौन है, तो चलिए हम लोग मूल बिंदु के नियामक को निकालते हैं, क्या हो जाएंगे। देखिए ऐसे मूल बिंदु के नियामक तो सीधे होते हैं, मूल बिंदु यही ना होते हैं, ओरिजिन 0 0, तो ऑप्शन नंबर बी करके बता देंगे, इसमें बनाना ही कुछ नहीं है। आगे देखिए कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु पहला दूसरा को जोड़ने वाली रेखा खंड 2 और 3 के रेशियो में है, विभाजित करती है, कैसा। देखिए ऐसा है, यहाँ पे सपोज करिए ए है, ये बी है, इन दोनों को एक पी रेशियो कितना है 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो यही बताना है ये वाला कि इसका एक्स एंड वाई क्या आएगा, जबकि इसका दिया हुआ 1 1, इसका भी दिया हुआ 2 3, है ना। चलिए इसके लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। फार्मूला क्या होता है, यदि पी का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो एक्स वाई जो है हम लोग का निकालने का फार्मूला लिखेंगे m1 x2 प्लस होते हैं n, यहाँ पे m1 नहीं बल्कि mn हम लोग लिखते हैं, m इंटू x2 है ना, और प्लस लिखेंगे n x1 अपॉन हो जाएगा हम लोग का m प्लस n, और दूसरा जो होगा सेम वही क्या लिखेंगे m इंटू वाई टू और प्लस लिखेंगे n इंटू वाई वन अपॉन लिखेंगे m प्लस n। चलिए सभी का वैल्यू रखते हैं, m जो है आपका ये पहला रेशियो है, n जो है सेकेंड रेशियो है, तो 2 इंटू x2 मतलब कहने का 2 है 2 और प्लस n कहने का मतलब 3 और इंटू x1 क्या है तो 1 है, अपॉन में लिखेंगे m प्लस n, 2 और 3 5 हो जाएंगे, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो m तो हमारे पास क्या है 2 है, y2 कितने हैं 3 प्लस n कितने हैं तो आपके पास 3, y1 कितने हैं 1, अपॉन में लिखेंगे 5। अब इसे इंक्लूड करिए 2 2 जा 4, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 अपॉन 5 आ गए, इसको ऐड करते हैं 2 3 जा 6, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9 अपॉन 5 हो गए। तो देखिए आपने कितना है 7 अपॉन 5 9 अपॉन 5, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है कि 0 डिग्री है एक क्या, न्यून कोण प्रतिवर्ती कोण अधिक कोण इनमें से कोई नहीं, क्या है बताइए। तो आंसर बता देंगे इनमें से कोई नहीं है, आंसर डी करेक्ट बताइएगा, क्या हो जाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री क्या है शून्य कोण है। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण जो है ए बी सी और डी को क्रम से लिया गया है और इसका अनुपात जो है 3 7 6 और 4 में है, तो ए बी सी डी एक क्या है, क्या है ए बी सी डी। देखिएगा यहाँ पे हम लोग जैसे अकॉर्डिंग टू फिगर समझा दे आपको, कि जैसे कि हमने एक ड्रॉ यहाँ पे करा, अब देखिए जैसे कि ये बी सी ये ए और ये डी हो गया, ओके ना। यहाँ पे रेशियो दे रखा है एक 3, हम मान लेते हैं 3x, ये 4x, इसमें जैसे दिया हुआ ना 3 7 4 और 7, तो इसको हम लोग बस x इसमें इंक्लूड कर लेते हैं और कुछ नहीं। सभी का योग कितना होता है 360 होता है, ये तो आपको पता होगा, तो 360 होता है, सभी को ऐड करते हैं, ये 10 और ये 10 टोटल 20 हो गए, मतलब आप बोलेंगे कि 20x बराबर कितना लिखेंगे हम 360, इसे काटेंगे 0 से 0, इसे काटेंगे तो 18, मतलब कि x की वैल्यू जो आ गई हम लोग के पास 18 आ गई। जब x की वैल्यू 18 आ गई है तो हम बता सकते हैं कि एंगल ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू, सभी का वैल्यू हम बता सकते हैं। जब वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम लोग ए का तो कितने हो जाएंगे, 3 वाला यदि निकालेंगे, देखिए 3 से यदि लेके निकालते हैं 3 इंटू कितने हो जाएंगे 18, तो कितने हो जाएंगे 54। दूसरा निकालते हैं, दूसरा है 7 इंटू 18, तीसरा है 6 इंटू 18 और चौथा जो है 4 इंटू 18, सभी को हम लोग निकाल देते हैं और सभी का सम 360 आता है। तो देखेंगे 7 से मल्टीपल करेंगे तो 126 डिग्री है ना, और 6 से मल्टीपल करेंगे तो 108 डिग्री, और यदि 4 से मल्टीपल करेंगे तो 72 डिग्री, सभी का इंक्लूड करेंगे 360 आ जाते हैं आपके। अब देखिए ये जो हमारे पास एंगल आए हैं, तो ये जो एंगल आया है दोस्तों, आप सपोज क्या करिए 108 और ये 72, इस दोनों को ऐड करते हैं तो कितने आते हैं 180 आते हैं। 180 डिग्री जो ये दोनों क्या है एक आंतरिक कोण है, क्योंकि ये जैसे हमने बनाया है ए बी और ये सी और डी बनाया है, तो ये ए हो गए, ये बी, ये सी और ये डी, तो आप देख रहे हैं सी और डी दोनों का सम कितना आ रहा है 180 आता है।
ये भी 180 होते हैं, ठीक है। तो जब ये 180 हो गए तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे कहेंगे हम लोग समलंब। कौन सी चतुर्भुज कहेंगे इसे, तो इसे हम लोग कहेंगे समलंब चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी कर बताइएगा, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि वह रेखा जो व्यास के छोर बिंदु से होकर जाती है उस पर डैश है वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। आंसर क्या बताएंगे, देखिए एक वृत्त है और वृत्त का ये त्रिज्या और यहाँ से एक स्पर्श ऐसे जाती है, इसे टच करते हुए, है ना, ये जाती है। तो ये क्या होगी, ये इस पे लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये लंब बनेगी 90 डिग्री का। ऑप्शन सी बताएंगे। एल और बी जो डब्ल्यू दिया हुआ है, आयत का परिमाप बताना है। तो क्या होता है परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए बी के जगह पे कह रहा है डब्ल्यू रखने के लिए, बस डब्ल्यू रख दीजिए। है क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, राइट हो जाएंगे आपके। कह रहा है क्या, एक बेलन और एक शंकु और एक अर्धगोले समान आधार के हैं और उनकी ऊंचाई समान है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, चलिए इसे निकाल के देख लेते हैं क्या हो जाएगा आयतन का अनुपात। देखिए बेलन की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या है, जो बेलन की त्रिज्या है ये किसके बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या के बराबर है। शंकु के त्रिज्या के बराबर है और ये शंकु की त्रिज्या जो है अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है। ठीक, अब लिखेंगे बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो हाइट है वह जो है अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर है ना, अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि r बराबर क्या हो जाएंगे h, क्योंकि इस अर्धगोले की ऊंचाई जो होती है वो रेडियस ही होती है। तो जब अर्धगोले की ये त्रिज्या r है तो ऊंचाई भी तो उतना ही होगी, तो हम सीधे लग सकते हैं क्या कि त्रिज्या बराबर ऊंचाई। तो अब लिखेंगे आयतन का अनुपात निकालते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का, है ना, और रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका शंकु का, और अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का। अब देखेंगे यहाँ से हम लोग का क्या क्या कैंसिल होगा, तो आप बताएंगे पाई आर सबका कटेगा, है ना, पाई आर स्क्वायर सभी में है, तो देखेंगे सभी में आप काटेंगे पाई आर स्क्वायर एच भी काटेंगे सभी का, ये कटेगा, बच क्या जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2/3, बस इतना ही बचेगा क्योंकि सभी इक्वल है तो सब कटेंगे। अब देखिए यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो आपने देखा क्या निकला हमारा रेशियो 3, 1 और 2 पे, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 और 1 और 2, 3, 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएंगे आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है पहला क्या कि एक रेखा के अंततः अनंत बिंदु होते हैं एक रेखा के, हाँ बिल्कुल सही है। कह रहा है कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है, बिल्कुल ठीक है। एक समतल में दो अलग अलग रेखाएं में एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकती है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है एक बिंदु से केवल दो रेखाएं गुजरती है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। तो आंसर हम लोग का यही तो ढूंढना था जो गलत है, तो आंसर डी बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों को डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए वर्गों को, तो वर्गों को अतिव्यापी होनी चाहिए। आंसर से ए करेक्ट बताएंगे। किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 28 है तथा बहुलक 16 है तो माध्यक निकालना है। देखिए माध्य बहुलक बराबर होता है फॉर्मूला दोस्तों 3 गुने माध्यिका, है ना, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के पास क्या दिया हो, माध्य 28 बहुलक 16 दिया हो, तो यहाँ पे 16, है ना, 3 गुने हम एक से ले लेते हैं क्योंकि माध्यक निकालना है, माइनस 2 गुने 28, 28 गुने कितने होते हैं 56, तो ये 56 जो माइनस में इधर आके जुड़ जाएंगे, 56 ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 6 और 6 12 और ये हो जाएंगे 6 और 8 7 अपॉन में 3, क्योंकि एक से हमें डिवाइड करना है 3 से, 3 2 जा और हो जाएंगे 3 4 जा, मतलब x की जो वैल्यू आई जो हमारा माध्यिका निकला वो कितना निकला 24। तो ऑप्शन नंबर है क्या, यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे आपके। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 5n/9 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे कि 5n/9 इतना ही ना है, तो इसे हम लोग लिखेंगे n इंटू n, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग n+1/2 इक्वल लिखेंगे 5n/9 लिखेंगे ना,
इसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितने आ जाएंगे, चलिए इधर हम लोग करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करिएगा, यहाँ पे लिखते हैं n+1 अपॉन है 2 इक्वल लिखते हैं 5n/9, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 9 इंटू n+1 इधर हो जाएगा 5 2 10 9, इसको मल्टीपल करेंगे 9n+9 इक्वल लिखेंगे 10 9। अब ये जो 9 है ये 10 में से जाके घटेगा तो 9 इक्वल कितना लिखेंगे, सिर्फ n लिखेगा, क्योंकि 10 में से n 9 घटेगा तो एक ही बचेगा, तो n की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई, 9 आ गया। देखिए है क्या n की वैल्यू 9, यस ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन का होल स्क्वायर है ना, माइनस में कॉस का होल स्क्वायर इतना लिखेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन का होल स्क्वायर प्लस में लिखेंगे कॉस का होल स्क्वायर, और दूसरा जो होगा हमारा साइन का होल स्क्वायर और माइनस में लिखेंगे कॉस का होल स्क्वायर, इतना तो लिखेंगे हम लोग। इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ये तो रखेंगे। अब ये रहने देते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले वाला का 1 हो जाएगा, इनटू करेंगे तो ये हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर और माइनस में कॉस स्क्वायर, इतना ही तो रहेगा ना। अब देखिए इसे हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर रहने देते हैं और माइनस में हम लोग लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसे हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर जो है हम लोग के कितने हो जाएंगे, 1 प्लस में ये भी प्लस में तो 2 साइन स्क्वायर हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर माइनस में 1 हो गया, क्या 2 साइन स्क्वायर माइनस में 1 है क्या, 2 साइन स्क्वायर माइनस में 1, तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास सी करेक्ट है, तो राइट आंसर सी बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन से क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू कॉसेक होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर को हम लोग लिखते क्या है, तो सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस लिखते हैं और कॉसेक को क्या लिखते हैं 1 अपॉन साइन लिखते हैं, तो ऊपर में मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं 1 अपॉन साइन, स्क्वायर में है दोनों। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग के पास कॉस स्क्वायर है और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉस अपॉन साइन होता है क्या, कॉस अपॉन साइन जो होता है हम लोग के पास, साइन ऊपर चला जाएगा ना और कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास साइन का होल स्क्वायर अपॉन में है कॉस का होल स्क्वायर, कॉस अपॉन साइन टेन ही होता है, तो टेन का स्क्वायर सीधे बता देंगे, राइट आंसर डी बताइएगा। आगे क्वेश्चन है क्या कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग, दिया हम लोग पास साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई कितना, √3 दिया हुआ हम लोग के पास, जब इतना वैल्यू दिया हुआ है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग वर्क कर लेते हैं, इधर भी और उधर भी, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर लिए, जब स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, एक बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग, साइन का होल स्क्वायर प्लस कॉस का होल स्क्वायर और प्लस लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस लिखेंगे इक्वल में 3 हो जाएगा। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है और प्लस में लिखेंगे 2 साइन इंटू कॉस हो जाएगा इक्वल में 3 लिखेंगे। अब देखिए ये 1 यहाँ प्लस में है उधर जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास ये 2 है और यहाँ पे 3 है, इसे हम लोग कैसे लिखें, तो देखिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि यहाँ पे साइन इंटू कॉस लिखेंगे, साइन इंटू कॉस लिखेंगे मतलब 3 माइनस 1 ये जाके उधर घटेगा और 2 जो मल्टीप्लाई में है डिवीजन में आ जाएगा, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो मतलब 1 बचेगा, तो साइन इंटू कॉस का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, साइन इंटू कॉस का वैल्यू 1, ये बस याद रखेंगे कि साइन इंटू कॉस का वैल्यू हम लोग का क्या है, साइन इंटू कॉस का वैल्यू 1 आया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन है tan और प्लस कॉट का, tan को हम लोग साइन बटे कॉस लिख सकते हैं क्या, ठीक है, प्लस में कॉट को हम लोग कॉस बटे साइन लिख सकते हैं ना, चलिए इसलिए कर है ताकि ये वैल्यू हमें मिलेगा बाद में इसीलिए। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कॉस इंटू साइन हो जाएगा, कॉस इंटू साइन, अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल तो साइन और साइन में गुना करेंगे तो साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये कॉस साइन साइन कैंसिल तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 और यहाँ पे साइन इंटू कॉस का वैल्यू यहाँ पे तो हम लोग का 1 दिया था तो 1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, यानी आंसर हम लोग का जो बना वो कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो गया, 1 आ गया। पार्ट 3 साइंस का है कि क्वेश्चन है कि MACS 1407 एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, इनमें से किसका है यह? चावल का, गेहूं का, सोयाबीन का या दलहन का? तो आंसर बता देंगे, यह है सोयाबीन का। आंसर सी करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारिकीय अम्ल है? द्विक्षारिकीय अम्ल कौन सा है इसमें? तो आंसर बता देंगे H2SO4 है। कौन है? H2SO4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता देंगे, H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। किस तत्व का निम्न क्वथनांक होता है? कौन से तत्व का निम्न क्वथनांक होता है? आंसर बताएंगे, सोडियम का, क्लोरीन का, कैल्शियम का, हीरा का। तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लोरीन का होता है। देखिए आगे कह रहा है क्या, NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता बताना है। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो आंसर बता देंगे, इसमें 3 है। कितने हैं? 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे, क्या होगा? 1s2, 2s और 2p3। तो आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे। देखिए कह रहा अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया। कैसे किया? शरीर रचना संबंधी विशेषताएं नहीं, रूपात्मक चरित्र के रूप में किया था। आंसर बी करेक्ट बता देंगे, रूपात्मक रूप में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? कौन उत्पन्न होता है? तो आंसर बताएंगे, कंकाल की मांसपेशिया ऊतक, दिमाग के तंत्र, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक। तो आंसर बताएंगे दिमाग के तंत्र। आंसर बी करेक्ट होंगे। पानी या हवा द्वारा ऊपरी मिट्टी को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है मृदा अपरदन। आंसर बी बताएंगे, मृदा अपरदन कहलाती है। क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो ATP संश्लेषण करता है, पानी है, NADH है, मीथेन है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बनेगा NHADH है, NADH है। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल कितने दिनों का होता है? कितने दिनों का होता है? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी 280 दिनों का होता है। आंसर सी करेक्ट बता देंगे। एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके कोने से विकर्णतः सम्मुख दूसरे कोने पर जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा, यह बताना है। तो क्या हो जाएगा विस्थापन? देखिए एक लंबा है ये और एक चौड़ाई भी है, और ये चींटी यहाँ से यहाँ जा रही है, ऐसे विकर्णतः जा रही है, तो ये हमें नहीं पता। जिसमें लंबा कितनी है? तो 8 है, चौड़ाई 6 दिया हुआ। क्या ये ट्रिपलेज होंगे? देखिए निकालते हैं, तो ये 8 हमारा क्या हो गया? बेस, और ये परपेंडिकुलर 6 हो गया। तो हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, तो दोनों का इंक्लूड करेंगे, 64 और प्लस 36 ऐड करेंगे, कितने हो जाए? 100। 100 का कितने होता है स्क्वायर रूट? 100 10 का होता है। तो आंसर हम लोग का बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 10 मीटर। देखिए आगे कह रहा है क्या, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का स्मॉल जी मान बताना है। कैसा होता है? कैसा होगा इसका? तो आंसर बता देंगे, यह होगा प्रतिदिन बदलते रहता है, पृथ्वी के सतह पर स्मॉल जी के मान से कम होता है। तो ऑप्शंस बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। आगे कह रहा है, एक पारा बैरोमीटर में यदि पारा मीटर में यदि पारा युक्त ट्यूब झुकी हुई हो तो क्या होता है? क्या होता है? तब होता है कि पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगी? बिल्कुल नहीं, पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगी। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे, समान रहेगी। नेक्स्ट है क्या कि बाहरी कान क्या कहलाता है? बाहरी कान क्या कहलाता है? तो वो बताएंगे कर्ण पल्लव। आंसर सही बताएंगे। एक कान में 3 हड्डियां होती है और दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6 होते हैं। उत्तर भारत में शीतकाल के दौरान वर्षा के मुख्य कारण क्या है? उत्तर भारत में शीतकाल मतलब शीतकाल के समय में जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है पश्चिम विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या,
कि पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? कौन सी हवा जरूरी है? तो आंसर बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। आंसर ए बताइएगा। झाड़िया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? झड़िया जो है किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? आंसर बता देंगे कोयला। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। बायोगैस का घटक कौन है? बायोगैस का घटक, बायोगैस का घटक है मीथेन, CH4। ऑप्शन सी बताएंगे। कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। आंसर सी बताएंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? कौन किया था? तो यह किए थे फैराडे ने। आंसर ए बताएंगे। कौन? फैराडे किया था। किस रंग मतलब वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? लाल का, नीला का, पीला या बैंगनी का? तो आंसर बता देंगे लाल का सबसे ज्यादा होता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। पार्ट नंबर 4 सोशल स्टडीज का। देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या है। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर बताएंगे मैगलेन किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। मैगलेन किए थे। इनमें से कौन से निम्नलिखित मोटे अनाज है? ज्वार है, रागी है, इनमें सभी बाजरा है? तो आंसर बताएंगे ये सभी है। आंसर डी करेक्ट होंगे। लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेन्स नेशन की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में कौन सा सही है? देखते हैं कौन सा सही है। कह रहा है क्या कि आर्थिक प्रतिबंध लगाने में लीग की अक्षमता ने इसे पंगु बना दिया। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। आगे कह रहा है क्या दांडी यात्रा, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किए थे? कब शुरू किए थे? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किए थे। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। और यह 24 दिनों तक चला था, है ना। और ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून को तोड़ दिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू कर दिए थे। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब किया गया था? यह हुआ था 1898 में हुआ था। कब हुआ था? 1898 में किया गया था। भारतीय भूभाग भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है? कितना भाग है? तो 0.024 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल ऐसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? भारत नेपाल, तिब्बत नेपाल, भूटान तिब्बत या फिर नेपाल भूटान? तो आंसर बता देंगे नेपाल तिब्बत के सीमा पे है। ऑप्शन सी करेक्ट बताएंगे। राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है लेकिन जल संसाधन की कमी है। तो आंसर बताएंगे विंड। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। क्वेश्चंस कह रहा है क्या मीठे पानी की लगभग 70% डैश ग्रीनलैंड और दुनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों के रूप में होती है? अंटार्कटिका में, अलास्का में, रूस में या साइबेरिया में? तो आंसर बताएंगे अंटार्कटिका में। आंसर सही बताएंगे। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? धारा 21 का संबंध किससे है? तो धारा 21 का संबंध जो है यह है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। आंसर ए करेक्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट है कि डैश का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में किया जाता है। किसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में करते हैं? जीवाश्म ईंधन का करते हैं। आंसर डी होंगे करेक्ट। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। तो ये बता देंगे कोलकाता हावड़ा। आंसर डी होंगे। सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? सासाराम नगर का विकास जो है किस काल में हुआ था?
आंसर बता देंगे। ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट बताएंगे। जारूजेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे? किस देश के राष्ट्रपति थे? पोलैंड के थे। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर बताएंगे सुकुमार सेन थे। ऑप्शन ए बताएंगे। और यह थे 21 मार्च 1950 से लेकर के कब तक थे? 1950 से लेकर ये थे 1958 तक थे। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 1/6। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे करेक्ट। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? आंसर बताएंगे अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग करते हैं। आंसर सी बताएंगे निर्वाचन आयोग। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है मीडिया पर नियंत्रण नहीं, आर्थिक असमानता नहीं, सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। स्थापित लोकतंत्रों के संबंध में विस्तार की चुनौतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, स्थानीय सरकारों को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना और संघ की सभा इकाइयों तक संघीय सिद्धांत का विस्तार करना, बात तो सही है। महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों आदि को शामिल करना और इस चुनौती के अंतर्गत आता है, ये भी ठीक है। भारत और अमेरिका जैसे अन्य लोकतंत्रों सहित अधिकांश देश इस चुनौती का सामना करते हैं। तो आंसर्स बनेंगे ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होंगे। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें चूज द करेक्ट सेंटेंस देखने हैं कौन से इसमें करेक्ट। तो आंसर देखेंगे शाम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। शाम इज गोइंग टू बाई सम ग्रोसरीज। देखिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस, यूज द बोल्ड फ्रेज एज सून एज आई वॉज रेडी टू लिव इट स्टार्टेड टू पाउर। आंसर्स क्या होंगे? आंसर्स यहाँ पे बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई वॉज रेडी टू लिव। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect. I took Rahul to office with me, he said. क्या बनाएंगे इसका नरेशन? नरेशन बनाएंगे, नरेशन आपका बनेगा कि he said that he had taken होगा, he had taken Rahul to office with him. ऑप्शन नंबर करेक्ट डी करेक्ट बताएंगे। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect. Neha said, I shall go for shopping tomorrow. क्या बनाएंगे इसका नरेशन? नरेशन बनाएंगे कि नेहा told that she would, यहाँ पे शैल का would में चेंज होगा क्योंकि सी लगेगा। she would go for shopping the next day. ऑप्शंस करेक्ट, राइट आंसर डी बताइएगा। Pick out the non-finite verbs in a given sentence below. क्या है सेंटेंस? Hearing a noise, I turned around. इसमें नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट इसमें बता देंगे हियरिंग है। ऑप्शन ए बताएंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। दिस रूम नीड्स क्लीनिंग। आंसर्स क्या बताएंगे इसमें? ऑप्शन नंबर आपका क्लीनिंग होगा, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आई सॉ हिम यस्टरडे। हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या बनेगा? ही वॉज सीन यस्टरडे बाई मी। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। द, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैक्स कहेंगे, नॉन ऑफ दिस राउंड ब्रैकेट कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलते हैं राउंड ब्रैकेट्स। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। ऐसे स्मॉल ब्रैकेट भी बोल सकते हैं इसे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए
ये जो ब्रैकेट्स है इसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर, ब्रेसेस, राउंड या वन बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसे? तो इसे बोलेंगे हम लोग ब्रैक्स बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, या फिर कर्ली ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन। आंसर्स क्या बनेंगे? द प्लेन इज फ्लाइंग डैश द टाउन, तो ऑप्शंस बनेंगे आपके ओवर द टाउन, ऑप्शंस बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या गया कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। वी आर प्राउड डैश आवर कंट्री। आंसर्स क्या बनेंगे? वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, आंसर्स ए बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजंक्शन। कह रहा डैश आवर कॉन्स्टेंट disagreements we remained fast friends, तो आंसर बनेंगे यहाँ पे डिस्पाइट, ऑप्शंस बी करेक्ट बनेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट टू कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए क्या है, ही वॉज मेयर बॉय, ही वॉज मेयर बॉय, ही कुड नॉट स्टैंड एंड फाइट, तो आंसर्स बनाएंगे ऑप्शंस नंबर ए, बीइंग अ मेयर बॉय ही कुड नॉट स्टैंड एंड फाइट, आंसर से बताइएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। बैक अवे कहने का मतलब क्या है? बैक अवे कहने का मतलब है टालना या फिर पीछे हटना, आंसर्स क्या बनेगा? टू रिट्रीट, आंसर्स सी करेक्ट बताएंगे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। ब्रेकअप का मतलब क्या है? ब्रेकअप कहने का मतलब है संबंध विच्छेद हो जाना, है ना? तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टू डिस्पेयर और डिसॉल्व, ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। चूज द सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। कैरी आउट अगेंस्ट, कैरी आउट अगेंस्ट कहने का मतलब है शिकायत करना, आंसर बनेगा टू कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट, ऑप्शन बी होंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू डैश एन ईमेल इट स्टेज इन आवर ट्राश फॉर 30 days, आंसर्स बनाएंगे डिलीट, ऑप्शंस यहाँ पे ए करेक्ट होंगे। इफ यू डिलीट एन ईमेल इट स्टेज इन योर ट्रांस फॉर 30 days। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। इफ सी सेंड्स द ईमेल नाउ मिस्टर रोहित डैश इट दिस इवनिंग, तो आंसर्स क्या बनेंगे? आंसर्स बनेंगे विल रीड इट दिस इवनिंग, ऑप्शन सी करेक्ट बताइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। द चिल्ड्रेन डैश देयर होमवर्क, आंसर्स बनेंगे द चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क, ऑप्शंस डी करेक्ट बताइएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्या, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। राइस एंड पल्स डैश आवर यूजुअल फूड, तो आंसर्स क्या बनाएंगे? राइस एंड पल्स इज आवर यूजुअल फूड, ऑप्शंस बी करेक्ट बताएंगे। पार्ट 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें, नीचे दिए गए विकल्प को हमें सबसे अलग देखना है कि कौन है। पटना, कानपुर, कोलकाता और बंगलोर, सबसे अलग कौन है इसमें? सबसे अलग आप देखेंगे तो ये है आपका कानपुर, ऑप्शन नंबर सी है। बाद बाकी सभी जो है एक अपने अपने राज्य की राजधानी है, कानपुर एक शहर है। दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक पर क्या आएगी? 14 से 19 कितना बढ़ा? तो 5। 19 से 29 10 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना? 15, फिर यहाँ से कितना बढ़ा? 20, तो फिर कितना बढ़ाएंगे? 25, तो कितने हो जाएंगे? 89, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखिए कह रहा सीमा पूरब की ओर मुंह करके 6 किलोमीटर चलती, पूरब की ओर करके 6 किलोमीटर चली, फिर जो है दाई मुड़ती है 9, दाई मुड़कर 9, फिर जो है वह बाएं मुड़ जाती है और 6 चलती है, फिर बाएं मुड़ के 6 चलती है, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है? आरंभ यहाँ पे की थी और यहाँ पे आ चुकी है, तो ये कितना दूरी ट्रेवल की है? तो देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल उसका डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 9 और यहाँ पे 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15, ऑप्शन नंबर राइट आंसर
सी करके बताइएगा। और ये कैसे हुआ, तो इसके ट्रिपलेट्स निकाले होंगे क्या, कि यहाँ से जैसे हमने ये डाल दिया तो एक समकोण बना, तो ये तो 6 है और ये भी 6 है, तो टोटल ये 12 हो गए। और ये हाइट हमारे पास दिया हुआ है 9, तो ये 9 और 6 टोटल 12, 12 हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर हमारा 9 है, तो हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो कितने हो जाएंगे 144 और 81, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 और ये 12 और ये 2, 225, 225 15 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर सी इसी कारण बना। वर्णमाला का कौन सा अक्षर सी से उतना ही दूरी पे है जितना कि क्यू है एक्स से, तो आंसर बता देंगे वो कौन सा है, वो है जे, ऑप्शन नंबर सी करके बताइएगा। सी से जे जो है 7 नंबर पे, वैसे ही क्यू से एक्स जो है 7 नंबर पे। ये 5 स्कूल है जो कह रहा है कि ई तथा बी ए के बीच में है, ई डी के दाईं ओर है, यदि सी और डी दो छोर पे हैं तो सी के बाईं ओर कौन है। देखिएगा यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, दो आदमी जो है कहाँ पे है, तो बता रहा है सी और डी छोर पे हैं, तो सी और डी को हम लोग छोर पे रखे। अब कह रहा है क्या कि ई जो है ना, उसके बाद ए और बी, ऐसे हैं कंडीशन, तो ये कंडीशन में पूछ रहा है सी के बाईं ओर, सी कहाँ पे, सी के बाईं ओर कौन सा है, तो कौन है, बी वाला है। बी कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर सी बनाएंगे। यदि आपके पास 1 किलो वजन का पत्थर है तो आपको 31 किलो चावल वजन करने के लिए कितने वजन चाहिए। यदि आपके पास 1 किलो वजन का पत्थर है तो आपको 31 किलो चावल वजन करने के लिए कितना वजन चाहिए, कितना चाहिए वजन, तो आंसर बता देंगे। देखिए पहला तो 1 kg होगा, फिर दूसरे बार में जाएंगे, दूसरी बार में क्या करेगा, 1 प्लस फिर 1, तो कितने हो जाएंगे 2 kg, ये तो 1 हो गए, फिर यहाँ पे 2 kg होगा। अब देखिए फिर तीसरे बार करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तीसरे बार हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा 4 kg। फिर चौथी बार होंगे तो वो कितना हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा 8 kg। फिर पांचवी बार करेंगे तो 8 + 8, ये कितना हो जाएगा 16 kg। हमें कहाँ जाना है 31 kg के पास, तो कुल जो हमारे पास आए हैं कितना, एक 16, एक 8, 4 और 2 और 1, सभी को इंक्लूड करके देखते हैं तो कितने हो जाएंगे, 8 × 4 = 12, 2 × 14, 1 × 15 और यहाँ पे 16, सभी को ऐड करेंगे 15 और 16 कितने हो जाएंगे, तो 31 हो जाएंगे। 31 kg के लिए कितने चाहिए हमें, तो 1 2 3 4 और 5, ऑप्शन नंबर बी करके बताएंगे। बताइए इसमें क्या फुलफिल करेंगे। देखिए बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ये 2 पे, ये 3 पे, और ये कितने पे आता है वाई, तो वाई आता है 25 पे। तो अब देखेंगे 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, तो अब सीधे ऐसे कर लेंगे 2 और प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कितने होंगे 5, 5 का 25 दिया हुआ है 25, वैसे ही 1 का करेंगे तो 1 और 3 का करेंगे तो 9, तो कितने हो जाएंगे 1 और प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 का होल स्क्वायर मतलब 16, 16 तो दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 और प्लस 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 6 का होल स्क्वायर कितने 36, मतलब हमें 36 नहीं चाहिए, 36 कैसे लिखेंगे, तो 26 और प्लस 10, तो 26 तो जेड होंगे और फिर उससे 10 जोड़ देंगे तो वो कौन सा आएगा, 10 पे आता है जे, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे कह रहा है श्रृंखला में आगे क्या आएगा, देखिए 7 से, यहाँ से देखेंगे 7 से 8, 8 से 9, 9 से तो 10 यहाँ पे आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा फुलफिल कर रहा है, राइट आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा, 10 होंगे। अब देखें निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 6 है और ठीक बाद में 9 है, ठीक बाद में 9 भी चाहिए, 3 को पहले हम लोग ढूंढने थे, 3 यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ पे, और बस अभी तक 4, टोटल कितने मिले, तो 5 मिले, 5 में कह रहा ठीक पहले 6 होना चाहिए, ठीक पहले 6 होना चाहिए और बाद में 9, ठीक पहले 6 इसमें नहीं है, इसे कर देंगे, ठीक पहले 6 बाद में 9, 1 मिल गया, क्या ठीक पहले 6 हो, नहीं, इसको भी काट दीजिए, इसमें देखिए ठीक पहले 6 बाद में 9, 2 मिल गया, ठीक पहले 6 बाद में 9, तो टोटल कितने मिल गए 3, ऑप्शन नंबर सी करके बताइएगा। नेक्स्ट क्या रहेगी इस श्रृंखला में, देखें ये आगे क्या आएगी,
तो देखिए यहाँ पे 3 है, 3 को क्या हम लोग 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 आ गया। फिर आगे करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं, तो कितने आ जाएंगे 2। फिर नेक्स्ट करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 लिखेंगे, तब भी 11 आएगा। आगे फिर करेंगे तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो कितने आ जाएंगे 14। फिर नेक्स्ट करेंगे तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 करिएगा, ऐसे एक में प्लस एक में माइनस, एक में प्लस एक में माइनस, तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग जब 27 पे, तो 5 का होल स्क्वायर रहेगा ये, 5 का होल स्क्वायर प्लस में 2, तो आगे जो करेंगे ये 6 का होल स्क्वायर और माइनस में 2, मतलब 36 में से 2 घटाएगा 34। है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शायद दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक